नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं बच्चों साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपको मैं बता दूँ कि तो आज मैं आपको कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आपको समझ सकते हैं। तो मैं बता दूँ पहले ही आपको, ये क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। ये प्रश्न जो हैं ऐसे वैसे नहीं हैं, बल्कि टॉप बोले तो 20 प्रश्न हैं बच्चों, टॉप 20। इन प्रश्नों को एकदम रट लीजिए, जो कुछ भी करना है आप कर लीजिए बच्चों। इन प्रश्नों को जो है छोड़ना नहीं है। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जैसे ही आपका पेपर आएगा, आपको सामने यही प्रश्न होंगे सीधे सीधे बच्चों। इसलिए जो है मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और लाया हूँ एक के लिए, शुभ के लिए, जिससे क्या हो बच्चों, टॉप 20+1 बोले तो टॉप 21 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 21 प्रश्न को जैसे ही तैयार करेंगे, यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझिए बच्चों, कि जैसे ही आप टॉप 21 को तैयार कर लेते हैं तो 21 अगर जैसे ही आपने तैयार किया तो गणित में एक फॉर्मूला होता है कि अगर x बराबर 1 तो 1 की जगह हम लोग x लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपने इस प्रश्नों को तैयार कर लिया, अगर आपने क्या किया बच्चों, इन जो मैं बता रहा हूँ 21 प्रश्नों को तैयार कर लिया, तो आप टॉप भी कर सकते हैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बच्चों। इसलिए ये परीक्षा के लिए बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है। 21 प्रश्न एकदम गिलास घर के घोल के पी जाना है आपको बच्चों, एकदम ठीक है। और हो सके क्या पता ये सारे प्रश्न फंस गए तो आप टॉप भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों वो तैयार कर लीजिए। इतने मस्त प्रश्न मैं आपके लेकर आया हूँ। कम से कम यहाँ से आपके 21 प्रश्न हैं, बराबर आपके नंबर कम से कम 15 नंबर पक्के होने वाले हैं बच्चों। 15 नंबर का सवाल है। और जो 20 बहुविकल्पीय हैं वो उसकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि मैं टोटल आपके 35 नंबर पक्के वहाँ से करा दूंगा। और बचते हैं आपके 35 नंबर। तो बच्चों देखिए 35 नंबर के आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो 35 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, सॉरी ये जो 21 प्रश्न है बच्चों, यहाँ से आपके 15 नंबर क्लियर होंगे, ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 21 प्रश्नों से 15 नंबर, ठीक है। 20 आपके आएंगे प्रश्न, ठीक है। और 20 की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको करवाऊँगा कितने 21 प्रश्न, 21 नहीं, बल्कि मैं उसमें लेकर आने वाला हूँ मात्र और मात्र 12 प्रश्न, 11। मैं आपके लिए एक शुभ रखता हूँ, इसलिए 11 प्रश्न, जिसमें आपके नंबर क्लियर होंगे 15, यानी कि 15 और 15 30, है ना। 30 होते हैं, 30 और प्लस 20 50 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। और बच्चों उसके बाद बचते हैं आपके 20 नंबर, जो 20 नंबर के आपके आएंगे दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय जो भी आएंगे प्रश्न, मैं उनकी आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। और बच्चों बच्चे हैं, ठीक है, एक प्रश्न आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय से, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय से आप इसको हल कर देंगे। 5 नंबर का मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 15 नंबर के आएंगे बच्चों आपको, उसमें से 5 नंबर आएगा केमिस्ट्री का, तो मैं आपको उसमें से 5 नंबर पक्के करवाऊँगा और मेरे क्वेश्चन उसमें इसी मिक्स हो जाएंगे। बचते हैं 10 नंबर, 10 या 15 नंबर, तो बच्चों उसका आएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आएगा, उसको भी मैं इसी आगे वाले वीडियो में मैं उसको भी 10 नंबर
करवाऊँगा बच्चों। यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है वो बोले तो 70 में से 70 की बात हो रही है बच्चों, इसलिए एकदम चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, वरना आप ऐसी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ऐसे आपको घाटा हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं किस में घाटा है किस में फ़ायदा है। तो 70 में 70 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। आप सोचेंगे इनको समय लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। 70 में से 70 अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घंटा आता है, ठीक है जी। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर, ठीक है। आज का ये जो मेन वीडियो है इसमें जो है 27 फरवरी, यानी कि मेन पेपर हमारा कब है, 27 फरवरी को हमारा पेपर है, ठीक है। तो 25 को है हमारा कला का पेपर, 27 को हो जाएगा हमारा, ठीक है, पेपर विज्ञान का, ठीक है। तो विज्ञान का पेपर एकदम धुआं धुआं कर देना है बच्चों, धुआं धुआं, ठीक है, ओके। तो अभी तैयार कर लो इन टॉपिक को, यानी इन प्रश्नों को, ठीक है। तो बस इतना प्रश्न जल्दी से पढ़ लो बच्चों, और 70 में से 70 जो नंबर आपके आने हैं उनको पाओ, ठीक है। 70 में 70 नंबर पक्का। और तैयारी है हमारी 27 फरवरी 2023 की, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। चलिए आ जाइए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों। और इसके अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपके पास पीडीएफ हम भेज देंगे। चलिए आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो भी प्रश्न हैं हमारे, वो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं कि बच्चों ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सोचिए और सुनिए कि ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। क्या कहा कि ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, और एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो आप बच्चों जानते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिए कि ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, और उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न है NCERT 2020-22 में बच्चों पूछा गया है, ठीक है, 2022 में। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या देंगे बच्चों, उदाहरण भी देखिए कि प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस का दहन यानी CH4 मीथेन प्लस 2O2, ठीक है, O2 यानी जानती हैं, और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O यानी हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा यहाँ से मुक्त होगी, ठीक है, ऊष्मा। उसके बाद आता है कोक का दहन। कोक का दहन क्या होगा, कार्बन प्लस O2 डैश कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऊष्मा को, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब उसी में था ना, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में बतानी है। तो देखिए बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कोक की भाप के साथ अभिक्रिया, ठीक है, उदाहरण कोक की भाप के साथ अभिक्रिया, ठीक है, यानी कार्बन प्लस H2 हो और ऊष्मा की ज़रूरत होगी CO यानी कार्बन मोनो प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है। अगला N2 प्लस और O2 की अभिक्रिया, ठीक है, N2 और O2 की अभिक्रिया। N2 गैस है, ठीक है, O2 गैस है, ऊष्मा की ज़रूरत होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद देखिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कि एक मिनट,
संयुग्म अभिक्रिया बच्चों, क्या होती है संयुग्म अभिक्रिया, ये पूछता है हमको। तो बच्चों देखिए, हमारी संयुग्म अभिक्रिया जो होती है वह होती है संयोजन, मतलब संयुग्म बोलो या संयोजन, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। संयुग्म बोलो या संयोजन, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हुआ। तो संयोजन या संयुग्म अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से लेकर अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, अभिक्रिया करके मिलकर या अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयुग्म या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण 2H2 गैस है, O2 गैस है, क्या बनेगा 2H2O, है ना, ये बन जाएगा। आगे है वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का प्रकाश ऊष्मा, ताप, दाब तथा विद्युत धारा की उपस्थिति में उसमें रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर उसमें दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण 2H2O 2H2 गैस प्लस O2, ये उदाहरण याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्रियाशील अभिकारक का परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील अभिकारक के प्रभाव या परमाणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण CuSO4 प्लस Zn और डैश ZnSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील विक्रम क्रियाशील दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Cu, है ना, CuSO4, एक मिनट, क्या है बच्चों, CuSO4, ठीक है, CuSO4 2NaOH और CuOH2 प्लस Na2SO4 बन जाएगा। उदाहरण जरूर बच्चों याद करिएगा, ठीक है। उदाहरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसके बाद ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया, ऊष्मा शोषी बता दिया। बात करते हैं मंद अभिक्रिया की, ठीक है। मंद अभिक्रिया क्या है बच्चों? देखिए मंद अभिक्रिया क्या है, आइए बच्चों चलिए देखते हैं फिर मंद अभिक्रिया आखिर है क्या। तो आइए, मंद अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से संपन्न होती है मंद अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कई दिन, साल तक लग जाते हैं। इस अभिक्रिया के वेग का मापन किया जा सकता है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना इत्यादि हो जाएगा। और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसमें वेग का मापन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगला क्या है जरा देखिए तो सही कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है बच्चों, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक मिनट बच्चों, ये क्या हो गया जरा देख लेता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू शिट नॉट बच्चों, है ना। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार की
रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। बच्चों इसको फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ कि क्या बात करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बच्चों एक बात और बता दूँ, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, उपचयन। ठीक है, ये पा है। ठीक है, समझ लोगे, उपचयन। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं बच्चों, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। ठीक है, इतना क्लियर कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। उदाहरण 2Mg + O2 2MgO। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उदाहरण 2MgO + 2Mg + O2। ठीक है, O2। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं तथा त्याग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया होगा। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं तो मैं इसने पढ़ा नहीं। ठीक है, चाहे तो ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है ना। इसकी थोड़ी हैं तो चांसेस लेकिन कम है, इसलिए मैंने इसको टॉप 21 में ही रखा है ना। इम्पोर्टेंट तो है, याद तो करेंगे आप। ठीक है, इसीलिए मैंने इसकी PDF बनाए आपके लिए, इसीलिए उनको रखा। ठीक है, विरंजक चूड़। बच्चों विरंजक चूड़ की बात कर रहा है, देखिए कितनी बार आया है ना, कितनी बार बच्चों, कितनी बार। इन प्रश्नों की हम तैयार कर लीजिए बच्चों, कितनी बार आया है मैंने लिख दिया है तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। 13, 15, 17, 18, 20। ठीक है, तो विरंजक चूड़, ये बोले तो ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम, गुण, उपयोग लिखिए। ठीक है, तो उत्तर क्या देंगे कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2। विरंजक चूड़ के उपयोग की बात करें तो यह विरंजक कोटोन, ठीक है, टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। यह कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह जल को सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त कर रोगाणु रोधी पेयजल बनाने में प्रयुक्त होता है। यह क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला है इसके गुण हैं, इसके गुण। ठीक है, किसके गुण हैं बच्चों, विरंजक चूड़ के, है ना, विरंजक चूड़ यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के गुण। यह हल्का पीला रंग का चूड़ है, इसमें क्लोरीन की प्रबल गंध होती है। ठीक है, पहला गुण। दूसरा गुण, यह जल में विलेय है लेकिन इनका स्वच्छ विलयन अशुद्धि की उपस्थिति के कारण भी कभी निर्मित, है ना, कभी निर्मित नहीं होता है। तीसरा गुण क्या हो जाएगा, यह
कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा क्लोरीन खो देता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कितनी बार कितनी बार कितनी बार, है ना, रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार रिपीट हो जाते हैं, यही समझ लीजिए आप। क्या कहता है सुनिए कि बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, गुड़, अवगुड़, है ना, लिखिए तथा उपयोग बताइए। देखिए बच्चों कितनी बार पूछा गया, कितनी बार, है ना। तो क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणु सूत्र NaHCO3 है। खाने का सोडा बनाने की विधि, तो प्रयोगशाला में देखिए, ये अगर आप उदाहरण याद रख पाते हैं तो ये आप खुद लिख देंगे कि इसकी विधि क्या है कि प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है। और बच्चे इसके उपयोग गुणधर्म पूछ रहा था, तो गुणधर्म क्या बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक ठोस रंग का सफ़ेद पदार्थ है। अरे ठोस मतलब है और इस सफ़ेद रंग का है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। यह जल में विलेय होता है, यानी जल में घुलनशील होता है। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ऊष्मा का प्रभाव, ये गुण है इसके। ठीक है। गुणधर्म, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है तथा सोडियम कार्बोनेट NaCO, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल वाष्प H2O में बनता है। ठीक। उदाहरण 2Na। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, अच्छा है। फिर भी मैं चलिए बता देता हूँ इसको कि 2Na2 और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करने पर क्या हो रहा है, Na2CO3 H2O CO2। ठीक है। और अम्लों से अभिक्रिया करता है ये। ठीक है। तो अम्लों से अभिक्रिया करके यह सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उदाहरण के लिए ये उदाहरण याद कर सकते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, उपयोग की बात की जाए बच्चों, उपयोग क्या है इसके, है ना, उपयोग भी तो है। क्या उपयोग है जरा देखिए तो सही। अच्छा चलिए उपयोग भी देख लेते हैं कि आगे इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो प्रयोगशाला में जो प्रयोगशाला होती है, तो प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में काम आता है, यानी यही हमारी पेप्सी। ठीक है। क्या, पेप्सी इज द राइट आंसर, यानी जिसमें झाग जो बनता है उसमें बेकिंग सोडा ही बनता है। ठीक है। यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयुक्त होता है। ब्रेड में प्रयुक्त होता है। ठीक है। अगला है, देखिए बच्चों कितनी बार रिपीटेड, ये तो खैर कम है लेकिन आपने पीछे देखा ही होगा कितनी बार रिपीटेड हो जाते हैं प्रश्न, है ना बच्चों। तो इन प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए, 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो विभिन्न तत्वों को, ठीक है, ये लेकिन बच्चे इम्पोर्टेंट है, ये ना सोचिए 3 बार आया है, इस बार तो आ ही जाएगा बच्चों। देखिए 2016 में आया, 20 में आया, 22 में आया। ठीक है। जो छपने वाला है बोर्ड एग्जाम में आपके, तो फिर बस एकदम 21% लेकर आया हूँ, सारे के सारे 21 तैयार होने चाहिए आपको। ठीक है।
कि विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों का क्रम कुछ इस प्रकार होता है ना, बढ़ते से घटते क्रम में यानी कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में होता है बच्चों। ठीक है, यानी सबसे ऊपर पोटेशियम, ठीक है, फिर सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, है ना, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको पढ़ा देता हूँ, ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर क्या फ़ायदा, है ना। लिखा भी है, देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील ऊपर है ना, सबसे जो अधिक क्रियाशील ऊपर और घटती अभिक्रियाशील नीचे, सबसे कम अभिक्रियाशील उससे भी नीचे। ठीक है, तो पहले नंबर पर है पोटेशियम, फिर है हमारा सोडियम, फिर है हमारा कैल्शियम, फिर है हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, इस पर आप इसे बुक में से आप देख लीजिए बच्चों, और जो है तैयार कर सकते हैं। ओके, एल्युमिनियम, ये थोड़ा जिंक की जगह बच्चों देखिए एल्युमिनियम आ गया, है ना, तो ये गलत हो गया, आप ठीक कर ले सकते हैं। ठीक है, जिंक ये है, मैग्नीशियम ये है, ओके, यानी कि इसका ये है, और एल्युमिनियम इसका ये है, और जो हमारा जिंक है इसका ये है, और ये यहाँ से ठीक होता हुआ आयरन। ठीक है, एक बार सही टिक लगा दो तो आपको शायद समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो किससे रेड से लगा दो। चलिए, मैग्नीशियम बोले तो ये वाला हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा। ऐसे नहीं, रुकिए, जैसे मैं सही तरीके से लगा देता हूँ, ऐसे हमारा जो जिंक है, यानी कि जो ये है ना, इसको मैं इधर साइड से काट के इधर साइड ऐसे लगा देता हूँ, जिंक हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, ओके, एल्युमिनियम हो गया ये वाला, और मैग्नीशियम हो गया ये वाला। अब समझ में आ रहा है, जिंक हमने अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा होता आता है, पीपी मास्टर को निकालना पड़ेगा नौकरी से, सही नहीं करता है काम, है ना। Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Co कॉपर, He मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, बाकी सब सही है। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा इसी प्रकार से, ले लिया होगा। चलो चलते फिर आगे। उसको तो नौकरी से लगता है निकालना ही पड़ेगा। आप बताइए, कमेंट करिए बच्चों कि उसको कब नौकरी से निकालूं या ना निकालूं। गलती तो उसने की है बच्चों से, है ना। बच्चों के काम में तो कम से कम ऐसा मत करो। चलिए, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रयोग पूछे थे, तो चलिए बच्चों प्रयोग भी बता देते हैं। ठीक है, तो जिस धातु में ऑक्सीकृत की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उसकी क्रियाशीलता भी उतनी ही अधिक होती है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह धातु अपने नीचे स्थान की धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तीसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की धन विद्युत प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर घटती है। चौथा, हाइड्रोजन के नीचे सभी क्षीण तत्व यानी कमजोर तत्व धन विद्युतीय गुण दर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए अगला प्रश्न, कितनी बार इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये मतलब रिपीटेड प्रश्न है भैया, है ना, तैयार हो जाने चाहिए एक ही बार में। आपको चाहे जैसे कीजिए भाई, आपको 2 दिन हैं आपके पास, 3 दिन, सॉरी 4 दिन ही मान लो भाई, फिर है ना। कला का आप वैसे ही तैयारी करेंगे, लेकिन मैं आपको मान लेता हूँ कि 2-3 दिन तो आपके पास हैं ही,
इसमें आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और एग्जाम में फोड़ दीजिए। ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। उत्तर, मिश्र धातु को एलॉयस बोलते हैं इंग्लिश में, एलॉयस। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे टांके में कलई तथा सीसा समान मात्रा में मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील, टांका पीतल, कांसा वेल मेटल आदि सभी मिश्र धातुएं हैं। Cu के मिश्र धातु कॉपर के मिश्र धातु यानी जो पीतल होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा कलर, तो रेड ले लेता हूँ, यानी ये ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है। तो जो कॉपर होता है उसमें 80% होता है और जिंक उसमें 2% होता है। पीतल का क्या बनता है? बर्तन भी बनते हैं और तार बनाने में प्रयोग होता है। कांसा बोले तो इसमें क्या कॉपर होता है 88% और ये Sn होता है हमारा 12%। ठीक है। और मशीनों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कांसा का। और कारतूसों में प्रयोग होता है, बंदूक की गोलियों मतलब। ठीक है। बर्तन में तथा मूर्ति बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 7वां है। आप थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, आप लोग एकदम पढ़ते जाइए और इसको याद करते जाइए। ठीक है। चलिए, क्या है प्रश्न अगला वाला कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। है ना। एक बच्चों पहले वीडियो मैंने और बनाया था, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं बनाए थे। उसको बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं, कम से कम कितने मैंने पहले देखा था तो 13,000 बच्चे देख चुके थे। ठीक है बच्चों। और मैंने फिर से एक बार वीडियो डाला था, 2 बार वीडियो मैंने डाला है साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है। उन प्रश्नों को देख लेंगे तो उन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। आप पक्का इस बार फोड़ेंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, 2013 है ना, कितनी बार रिपीटेड प्रश्न। ठीक है। हर साल ही आ जाता है ये प्रश्न बच्चों, तो इसको याद कर लीजिए बच्चों। और उसमें भी ऐसे ही प्रश्न थे, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर साल एकदम आ ही जाते हैं बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके 2 क्रमागत सदस्यों CH2। बच्चों ये जो प्रश्न है ये थोड़ा आंसर आपको अजीब लग रहा होगा। मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें इसका आंसर जो है एकदम अच्छी तरीके से लिखा था, और वो है मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है ना। हाथों से कैसे? अपने हैंड से। हैंड राइटिंग बोले तो नोट्स हैं वो, है ना। बोले तो नोट्स बोल रहे या कुछ भी बोल रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स हैं, उसको उसमें देख लीजिएगा। फिर फिलहाल मैं इसको भी पढ़ के बता देता हूँ कि एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र। ठीक है, CnH2n+2। इस श्रेणी के सदस्य में CH4 एथेन, CH2 है ना, C2H6 प्रोपेन, C3H6 ब्यूटेन, C4H10 और पेंटेन, ये आदि हैं। ठीक है बच्चों, उसको भी देख लीजिए वीडियो को, उसमें इसका आंसर अच्छे से है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कितनी बार प्रश्न रिपीटेड। ठीक है। क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे CH4 और Cl3। ठीक है, CH3Cl बन जाता है। ठीक है, और प्लस HCl। ठीक है, याद एकदम हो जाना चाहिए बच्चों। और इसको मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया है। ठीक है, क्या
यहाँ CH का एक एल्कोहल परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह क्रिया मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन श्रेणी या नाभिक श्रेणी द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कितनी बार, इसको तो आप देख के आंखें चकरा गई होंगी, कितनी बार। ठीक है, अगला इस बार पक्का आने वाला है बच्चों ये प्रश्न। तो सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सावनीकरण, ठीक है, बोले तो स्पोनिफिकेशन, ठीक है। जब किसी तेल या वसा, बोले तो बच्चों इसको हम लोग अपनी भाषा में ये भी बोल देते हैं क्या, कि ग्लिसराइड को, है ना, क्या, जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं, जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को सावनीकरण कहते हैं। तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया को सावनीकरण कहते हैं। शॉर्ट है भैया, शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, है ना, समझने के लिए। अरे बच्चों कितनी बार, है ना, 10वां प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। कितनी बार रिपीटेड होती है ना। एस्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो अल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की क्रिया विधि को एस्टीकरण कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस अल्कोहल एस्टर प्लस जल बनाएगा। उपयोग क्या कहाँ है देख लीजिए, उपयोग भी देखिए। उपयोग की बात करता है तो इनकी गंध फलों के समान होती है, इसलिए इनका उपयोग ठंडे पेय, आइसक्रीम, मिठाइयों में होता है और इनका उपयोग परफ्यूम में भी होता है, सौंदर्यपूर्ण सावधानों में भी होता है, जो अच्छे दिखने के लिए क्रीम वाली चीज़ें। ठीक है, आइसक्रीम नहीं बल्कि चेहरे पर लगाने वाली। ये देखिए बच्चे, कितनी बार समझो, कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चे आपको लेकर आया हूँ। मेंडलीफ का आवर्त नियम के लाभ दोष लिखिए। ठीक है, तो वैज्ञानिक मेंडलीफ ने सन 1969 में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों तथा परमाणु भारों के संबंध का एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसमें मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं जिसे। ठीक है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, अब लाभ और दोष हैं भैया, इनको आप चाहें तो बच्चों आप पढ़ सकते हैं, अच्छे लाभ और दोष हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, क्या, पहले लाभ पढ़ेंगे फिर दोष। ठीक है, तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं? तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हुई, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता मिली। ठीक है, और बोले तो दोष क्या क्या है बच्चों, आप खुद ही देख लीजिए इसके दोष के बारे में। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर रखा गया तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है। इस सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस सारणी में कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु का क्रम ठीक प्रकार नहीं है, ये दोष हैं।
सारणी में हाइड्रोजन का कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। ठीक है, ये इसका दोष हो गया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी का। आइए, रुधिर और लसिका वाला। रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कितनी बार आया है बच्चों, कितनी बार। ठीक है, रुधिर और लसिका। तो रुधिर रंगहीन होता है, रुधिर रंगहीन होता है, इसका रंग लाल होता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे रंगहीन लग गया, रंगीन होता है दरअसल रुधिर। कैसा होता है, यहाँ पर रंगीन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रंगहीन लग गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बच्चों। ठीक है, कि रुधिर, देखिए आप पढ़ते हैं, रुधिर रंगीन होता है, इसका रंग लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, और लसिका रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्याओं की जो मात्रा है मतलब बहुत कम होती है। ठीक है, और वही रुधिर में फाइब्रिनोजेन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे यह बहुत ही आसानी के साथ थक्का बना लेता है। ठीक है, और लसिका में फाइब्रिनोजेन, क्या लिखा है बच्चों, देख सकते हैं, फाइब्रिनोजेन की मात्रा कम उपस्थित होती है। ठीक है, फिर भी थक्का की इसमें विद्यमान होती है गति। ठीक है, रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देख लीजिए बच्चों, देख लिया। कितना हाई फाई वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। हाई फाई भैया क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए ना। तो देखिए, क्या पाचन तंत्र क्या है, यानी पाचन तंत्र का क्या तात्पर्य है। अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि अमाशय की और क्षुद्रांत की। ठीक है, याद रखना। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है, तथा जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। बच्चों, आप अपनी बुक से इसका चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे गद्दा दिख रहा है आपको। ठीक है, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको बनाने की प्रैक्टिस के लिए। ये अमाशय की बात करेंगे बच्चों और छोटी आंत की बात करेंगे। ठीक है, अमाशय और छोटी आंत की बात करेंगे। तो पहले अमाशय की बात करते हैं बच्चों। देखिए, जो अमाशय है, ठीक है, उसको देखते हैं। अमाशय यानी बोले तो स्टोमच। ठीक है, तो अमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है। किसकी तरह होता है, बैग की तरह। दिख गया, यानी कि इस तरफ दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये एकदम बैग की तरह नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं ये जो है बैग की तरह हो रहा है कि नहीं, यहाँ से बच्चे टांगते हैं। ठीक है, तो बस वैसे ही समझ लीजिए। ओके, समझने के लिए पूरा बैग नहीं है, अपने टांग के चल रहे अपने पेट को, है ना। ऐसा मत करना भाई, आपका पेट है क्या।
कि आमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रखता है। आमाशय का 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं आमाशय के। तो क्या? कार्डियक, कार्डियक और तथा पाइलोरिक। ठीक है बच्चों, ये भाग होते हैं आमाशय के। उसके बाद बच्चों आंत की बात करें तो आंत भी देख सकते हैं आप। आंत हमारी ये छोटी आंत जो इसमें है हमारी, वो बता देता हूँ मैं। देखिए ये जो छोटी आंत बता रहा है ना चिन्ह, ये जो है छोटी आंत है और ये हमारी बड़ी आंत है। यहाँ ये हमारा गुदा है, यहाँ से मला से हमारा सब कुछ गड़बड़ होके यहाँ से निकल जाता है। समझ सकते हैं आप क्या निकल जाता है? ठीक है, अजीब लग रहा है थोड़ा बोलना, तो आप समझ ही गए होंगे। छोटी आंत की बात करेंगे बच्चों, देखिए ठीक है। छोटी आंत बोले तो क्षुद्रांत भी बोल सकते हैं आप, छोटी आंत जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या कहेंगे? आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यानी आमाशय से क्षुद्रांत में भोजन प्रवेश करता है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संतः स्थान में अवस्थित होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हुई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए बच्चों, कितना है इम्पोर्टेंट है ना। मैं बोल ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा बार आया है ना। उत्सर्जन का क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि लिखिए। ठीक है, तो उपापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सजीव प्राणियों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विषैले व बेकार पदार्थों को निष्कासित करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। वृक्क या किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये से हो इसी को कहते हैं वृक्क यानी किडनी। ठीक है, इसको देख लिया आपने। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए वृक्क के बारे में क्या कहता है ये, कि वृक्क यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। कौन? वृक्क। वृक्क यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 144 ग्राम होता है। ठीक है, यानी एक वृक्क का। ठीक है, कितना? प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 144 ग्राम होता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होती है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देख लीजिए भैया, क्या है ये ना। ये दरअसल हमारी किडनी है जो खून छानती है। ठीक है, ये हमारी किडनी और यहाँ से खून छानता है ना। देखिए देख लिया होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए है ना, यहाँ से खून छानता है। अब इसको देखते हुए जाइए कि वृक्क रक्त को छानता है तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ मूत्र निकालता है। मूत्र को है ना, मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है जो खतरनाक पदार्थ होते हैं। मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता। वृक्क में रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों देखिए क्या है, 15वां प्रश्न है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों में से कौन सी विधियाँ है ना, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं? तो क्या विधियाँ हैं? गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ हैं। यांत्रिक व भौतिक अवरोध, रासायनिक विधि,
शल्य चिकित्सा विधि, अंतर्गर्भाशय, गर्भ निरोधक यंत्र उपकरण। ठीक है बच्चों। देखिए तो पहली विधि की बात करते हैं। देखिए क्या, यांत्रिक भौतिक अवरोध। नर योनि में शुक्राणु के प्रवेश रोकने के लिए निरोध का उपयोग करते हैं। मादाएं डायाग्राम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय तथा अंडवाहिनी में प्रवेश के रोकने के लिए करती हैं। मादा कॉन्डोम बाजार में भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे अभी इतने लोकप्रिय नहीं हैं। इनका कारण अज्ञानता तथा कमजोर आर्थिक स्थिति है। और विधि क्या है, रासायनिक विधि। औरतें 2 प्रकार की गोलियां का उपयोग करती हैं। मुख्य गोलियां, ये गोलियां हार्मोन से युक्त होती हैं जो अंडाशय से अंडोत्सर्ग अंडडेव के पोषण के रोकती हैं। उदाहरण डी सही। ठीक है। योनि गोलियां, इन गोलियों में रसायन होते हैं जो शुक्राणु को मार देते हैं। ठीक है। अगली विधि है शल्य चिकित्सा विधि। ठीक है। वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी शुक्र वाहिकाओं के एक छोटे से भाग को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग कर देना वैसेक्टोमी कहलाता है। शुक्र वाहिकाएं वे नलिकाएं होती हैं जो नरों में शुक्राणुओं को वृषण के माध्यम से मूत्र मार्ग तक ले जाती हैं। ठीक है। टेयूबेक्टोमी, महिला नसबंदी। तो डिम्ब वाहिनी नलिकाओं के एक भाग को काटकर अलग कर देना टेक्ट्यूब है ना, टेयूबेक्टोमी कहलाता है। यह प्रक्रिया अंडडिम्ब को आगे डिम्ब वाहिनी तथा गर्भाशय में जाने से रोकती है। ठीक है। यानी कि देखिए प्रजनन क्या है भैया, प्रजनन की अभिक्रिया। ठीक है। प्रजनन को समझ लेते हैं। प्रजनन क्या है, नर तथा मानव तंत्र की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कितनी बार है ना। तो प्रजनन रिप्रोडक्शन, ठीक है, द्वारा कोई जीव, वनस्पति या प्राणी हो, ठीक है, अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है। प्रजनन जीवित की विशेषता है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीव से ही होती है। प्रक्रिया तो आप जानती है बच्चों। यहाँ पर हमारा एक मेल होगा, यहाँ पर फीमेल होगी, यानी कि इनके स्पर्म होंगे। फिर इनको मिलकर हमारा जाइगोट बनता है। यहाँ पर जाइगोट से हमारा एम्ब्रायो मिलता है, फिर बेबी बन जाता है। ठीक है बच्चों। आगे इनकी वर्णन कर सकते हैं आपने बुक में से देख के। ये आपकी बुक में जो चित्र है ना, ये आपकी बुक में बने हुए होंगे। इनका आप देख लीजिए कैसे वर्णन है। ठीक है। आगे देखिए, आगे है समझात तथा समरूप के बारे में। क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, आ जाइए। क्या है समझात तथा समरूप, अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। उदाहरण सहित समझाना है। समझात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। तो समझात अंग है ना, अंग जो उपस्थित तथा संरचना में समान होते हैं, उत्पत्ति में तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य भिन्न होते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। उदाहरण पक्षी के पंख तथा, समझ गए, यह मैं समझाऊँ। देखिए बच्चों, समझात और इनमें क्या अंतर है। देखिए सबसे पहली बात कि समझात और समरूप की बात कर रहा है। किसकी, समझात और समरूप। समझात की बात करें तो इसमें क्या होता है, उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं। ठीक। उदाहरण क्या, पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। यानी जो पक्षी के पंख होते हैं और साथ ही साथ जो हमारे घोड़े के अग्रपाद होते हैं। ठीक है। इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इनका जो उत्पत्ति वर्णन होता है वो एक ही जैसा होता है। ठीक है। लेकिन कार्य दोनों के अलग अलग हैं। एक है वो उड़ता है आकाश में, एक है वो चलता है नीचे। ठीक है। घोड़ा मतलब
तो घोड़े के अग्रपाद। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़िए, फिर समझेंगे आप दोबारा से। ठीक है, उदाहरण 2 है, 3 सॉरी। ठीक है, उसके बाद है अगला समरूप अंग। समरूप अंग जिस उल्टा कि वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है, लेकिन उनकी उत्पत्ति संरचना भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। यानी मच्छर के जो पंख होते हैं और चिड़िया के पंख होते हैं, देखा जाए तो उत्पत्ति अलग है, लेकिन वो ऊपर उड़ता है, वो नीचे उड़ता है, छोटा है, वो बड़ा है। ठीक है, पंख तो वही है उदाहरण कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। पढ़िए आगे और आप भी समझिए बच्चों, खुद पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा आपको। ठीक है, देखिए अब मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बच्चों, लेकिन अच्छा वीडियो है, आप इसको पढ़िए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, मैं पढ़वाई देता हूँ। चलिए आ जाइए। क्या है मेंडलीव के आप, चलिए इसको आप खुद पढ़ सकते हैं बच्चों, ये अच्छा प्रश्न तो है ही, साथ ही साथ इसमें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट लिखवा देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इस चित्र का इसका कोई मतलब नहीं है, आप जो है उसके बाद दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। रुकिए अभी, चलिए अब लीजिए या फिर अब ठीक रहेगा, आप लीजिए। ले लिया, 1 2 3 स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए उसके बाद ले लिया, फटाफट से लो, जल्दी से ले लिया होगा। चलिए तीनों को पढ़ेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, और उसके बाद इस प्रश्न का भी ले लीजिए, हर बार प्रश्न आते हैं बच्चों। ओके, ले लिया। चलिए उसके बाद इसको मैं समझा देता हूँ बच्चों, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्या है देखिए, निकट तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख द्वारा समझाइए। बच्चों सतर्क हो जाओ, इस प्रश्न को देखकर 4 बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, कितनी बार आया देख सकते हो ना। निकट दृष्टि दोष की बात करें बच्चों, तो इस दोष में व्यक्ति के निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, यानी जो निकट वस्तु उनको तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, ये देखिए नेत्र के पास आ गया। ठीक है, दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये दोनों में से कोई एक पूछता है। ठीक है, ये तो निवारण है। आगे आता है दीर्घ दृष्टि दोष, वो भी पढ़ेंगे। निवारण की बात करें तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अपसारी लेंस के उपयोग में संशोधित किया जाता है। उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले आता है। ठीक है, तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन किया जाता है। ठीक है, अगला है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, ये बच्चों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसके अब स्क्रीनशॉट ले लेना। दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या ठीक है। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो सुस्पष्ट देख सकता है, उल्टा है उसका नाम का। ठीक है, नाम का। ठीक है, लेकिन परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। यानी कि पास दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को रास रखी वस्तुओं को मतलब देख नहीं सकता। दूर दृष्टि दोष युक्त है ना, दूर दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दोष से व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ठीक है,
देख सकते हैं। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, ओके। निवारण भी बात कर देते हैं। निवारण, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल वस्तु प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक जो कुछ भी है आप पढ़िए बच्चों। क्या कि छोटा क्यों हो गया? चलिए, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है, इसको जरूर ये तैयार कर लीजिए बच्चों। इसी का भाई है वो पीछे कर गया उसका प्रश्न। ठीक है, तो मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। ठीक है, ये मैं लिख नहीं पाया, ये 2020 में जन कितने में आया था बच्चों कि 2021 में आया था, 2019 में आया था। ठीक है, तो आप ठीक है इसको भी तैयार कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्र है। यानी बच्चों दो आँख, समझ रहे हैं, चेहरा, नाक। मैं ये कहना चाहता हूँ इससे कि दो तो हैं आँख, एक है नाक, लेकिन बच्चों इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि एक समय के लिए आपके कान नहीं है और इन आँखों से आप सब कुछ देख पा रहे हैं ना, तो आपको अच्छा फील होगा, अच्छा खुश होगा। कोई अगर हंस रहा है आपके सामने तो आपको भी थोड़ी स्माइल आएगी आपके चेहरे पर, है ना। और अगर एक समय के लिए आप मान लीजिए बच्चों कि क्या है, देखिए जो आपकी आँख है ना, एक मिनट, कि पता चला आपकी आँख जो है वो ही नहीं है। अब सोचिए बच्चों, आपके सामने सारा का सारा कुछ अंधेरा होगा, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, सारी दुनिया आपके सामने काली हो गई, तो आपको कैसा फील होगा, आप सोच ही सकते हैं ना। तो बच्चों इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना, ये मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है और सबसे सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मैं ऊपर कह रहा था वही चीज़। ठीक है, तो मानव नेत्र कैमरे के समान भी कार्य करता है, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह दृष्टिपटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह नेत्र के गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई, इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट तो लेना ही पड़ेगा। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसको भी ले लीजिए, ले लिया, एक मिनट अभी नहीं लेना, अब ले लो, ले लिया, 1 2 3 स्टार्ट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको अभी ले लेना, जैसे मैं कहूँ ले लो फटाफट, 1 2 3 स्टार्ट ले लो जल्दी से, इसका भी ले सकते हो। एक मिनट, ये जो एक तरफ प्रश्न कट गया, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, यही तो बच्चों, यहाँ पर ठीक है, इतना ले लिया आपने, यहाँ पर भी इसका भी ले लिया होगा। ठीक है, इसका भी ले लिया। तो बच्चों तो अब हमारा लगता है ख़त्म हो गया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो हैं यहीं से हमारे हो जाते हैं दी एंड। तो बच्चों कमेंट करिएगा आप लोग, जो भी इच्छा हो कमेंट करने की आपकी। ठीक है, या तो कमेंट, मैं फिर से कहता हूँ कमेंट करिए, या लाइक करिए, या शेयर करिए, या सब्सक्राइब करिए। फ़ायदा इसी में है। फिर आपकी इच्छा ये करिए, ये करिए, ये करिए, जो आपका दिल करे, दिल दिल दिल, है ना, जो आपका भाई दिल करे। आपका दिल करे ये करना है, या फिर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, या लाइक करना है, या सब्सक्राइब करना है। मैं तो कहता हूँ भाई दिल से करो जो करना है,
दिल करे सब्सक्राइब, दिल करे लाइक, दिल करे शेयर, दिल करे कमेंट। जैसा वीडियो लगा भाई कमेंट करो।